हाँ, नमस्कार आचार्य। अभी जो हम ये चर्चा कर रहे थे, इसी से संबंधित एक मैं आर्टिकल पढ़ रहा था अभी कुछ समय पहले कि जो ग्लोबल डेट लेवल है वो ऑलमोस्ट 355 ट्रिलियन डॉलर्स क्रॉस कर चुका है और ये ग्लोबल जीडीपी का 3 गुना से भी ज़्यादा है और 2007 से अभी तक ये ऑलमोस्ट 5 गुना बढ़ चुका है। तो अगर ये ग्लोबल जीडीपी का 3 गुना है तो इट्स बाउंड टू बी डिफ़ॉल्ट। तो अब इससे 2 बातें निकलती है कि एक तो दुनिया में वो लोग हैं जो अपने लाइफस्टाइल को, जो उनको एक सो कॉल्ड एक छवि जो दिखा दी गई है, उसके लिए वो कर्जा लिए जा रहे हैं उसको जीने के लिए, और एक दूसरी साइड पे वो लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है और उनकी मजबूरी बन चुकी उन्हीं लोगों को देना कि जो ये डिफ़ॉल्ट होना ही होना है। तो जिसके पास पैसा है वो भी इसको चक्कर में फंसा हुआ है, जिसके पास नहीं है वो भी फंसा हुआ है। तो जो हम ये चर्चा कर रहे थे, अगर ये ज्ञान या ये अगर क्लैरिटी नहीं है उन किसी के भी पास, तो जो हमने ये छवि बना रखी है कि मेरे पास ये नहीं है तो वो होगा, तो अगर कोई थोड़ा सा भी रिसर्च करे तो उसे ये भी पता चल जाएगा कि जिनके पास इतना है कि उनकी एक मजबूरी बन चुकी है कि उन लोगों को देना कि भैया ये डिफ़ॉल्ट होगा ही होगा। तो ये इतनी ज़रूरी चीज़ है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से बयान कराया आपने। 2007 बोला, 2007 में क्या हुआ था याद है ना? और वो कैसे हुआ था, स्टडी करा था? बात क्या थी? जहाँ पता था कि नहीं वापस आना है वहाँ भी देना पड़ रहा था, नहीं तो आपके मालिक पूछेंगे कि कितना डिसबर्स करा है। मैनेजर्स के भी टारगेट होते हैं कि इतना लोन, होम लोन आपको इस क्वार्टर में, इस ईयर में आपको डिसबर्स करना ही करना है। वो जिनको दे रहे हैं पता है कि, तो 2 तरह के वर्ग पैदा हो रहे हैं। देखो, एक वो जिनकी तरफ सारा पैसा बह के जा रहा है। उदाहरण के लिए आजकल आपको इस तरह की खूब YouTube वगैरह पे इन्वेस्टमेंट एडवाइस मिलती है ना कि पैसा लगाओ पैसा लगाओ पैसा लगाओ। उसमें होता क्या? उसमें बस यही होता है कि मासेस पैसा लगाते हैं, उनका पैसा डूबता है और वो सारा जो पैसा है वो कंसंट्रेट हो जाता है कुछ हाथों में। क्योंकि शेयर मार्केट में पैसा डूबने का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया पैसा, वहां कोई वैल्यू क्रिएशन तो हो नहीं रहा है। आपको अगर लॉस पर अपना शेयर बेचना पड़ रहा है, इसका मतलब कोई और बैठा है जिसने उसे सस्ते दामों पे खरीद लिया। आपने 100 रुपये पे खरीदा था, आपको 30 रुपये बेचना पड़ गया, इसका मतलब कोई और शातिर बैठा है जिसने 30 रुपये में खरीद लिया, तो उसका तो मुनाफा हो गया ना। तो वहां पे तो बस मनी चेंजेस हैंड्स। तो हो क्या रहा है कि मासेस के पास से पैसा छिनता जा रहा है और कुछ शातिर हाथों में पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। इकोनॉमिक्स में एक कोएफिशिएंट होता है जो इनकम इनइक्वालिटी मेजर करता है। इकोनॉमिक्स से कोई है यहाँ पे? क्या, कौन सा कोएफिशिएंट? गिनी कोएफिशिएंट। भारत में वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार। अमेरिका में तो पहले से ही बहुत हाई था। इनकम इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती जा रही है। हम ये सोचते हैं कि जो लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, इसके पास कुछ पैसा आ गया है। मैं इसको किसी को समझा रहा था एक दिन, मैंने कहा देखो, मध्यम वर्ग अगर यहाँ पे था 10 साल पहले तो यहाँ आया है, लेकिन जो अपर मिडिल क्लास से ऊपर वाला तबका है, अपर मिडिल क्लास एंड अबव, वो अगर यहाँ पे था तो वो यहाँ चला गया है। ये सारा जो गेम अभी चल रहा है ये कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ का है, वेल्थ एंड पावर बोथ। ये सब तो आप जानते ही होंगे ना कि दुनिया की 90% से ज्यादा वेल्थ दुनिया के कितने प्रतिशत लोगों के हाथ में है? लेस देन, क्योंकि अभी हम उसमें अनअकाउंटेड मनी नहीं गिन रहे। और ये प्रक्रिया बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। अब जिनके हाथों में इतना पैसा आ गया, उस पैसे का फिर क्या करते हैं? वो उस पैसे का इस्तेमाल करते हैं ये जिनके पास नहीं है उनमें एस्पिरेशन जगाने के लिए। कहते देखो हमारे पास है, तुम्हारे पास भी हो सकता है। कैसे हो सकता है? तुम स्टार्टअप करो ना। ये जो पूरा स्टार्टअप कल्चर है, इसमें एक ये भी बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि स्टार्टअप का मतलब जानते हो क्या होता है? फंडिंग। अगर कोई स्टार्टअप नहीं करेगा तो जो इतना पैसा लेकर के बैठे हैं वो फंडिंग किसकी करेंगे? तो वो एक पूरा कल्चर बनाया जा रहा है, एवरीबॉडी शुड स्टार्टअप, एवरीबॉडी शुड स्टार्टअप।
क्यों स्टार्टअप करना है, किस दिशा में करना है, क्या काम जिंदगी में करने लायक है, इसकी कोई क्लैरिटी नहीं। लेकिन एक ट्रेंड बना दी गया है, फैशनेबल चीज बना दी गई है, हर तरफ माहौल ऐसा है, एवरीबॉडी शुड स्टार्टअप। और उस पूरी चीज के पीछे इकोनॉमिक्स है। आप स्टार्टअप करो, मेरे पास इतना फालतू पैसा पड़ा हुआ है, मैं लगाऊंगा। हाँ, और वो लगाऊंगा भी मैं कोई मुफ्त में थोड़ी लगाऊंगा, जितना लगाऊंगा उस हिसाब से इक्विटी भी तो मेरी होनी है। समझ में आ रही है बात? मैं आपको बताऊंगा कि देखो, वैसी भी ऐश की जिंदगी जी जा सकती है जैसी मेरी है। आप भी जियो ना। कैसे जियो? पर्सनल लेवल पे डेट रेस करके जियो। यूएस में सबसे बड़ा दानव है क्रेडिट कार्ड डेट। वहां पे लोग जी ही क्रेडिट कार्ड पे रहे हैं। जब एक क्रेडिट कार्ड पर बहुत बढ़ जाती है तो वो सारी डेट वो किसी दूसरे बैंक को बेच देते हैं। वो बैंक कहता है ठीक है, पुराना वाला तुमसे इतना % ले रहा था, मैं तुम्हें कम पे दे दूंगा, आ जाओ इधर आ जाओ। और एक बैंक से दूसरे बैंक में वो डेट जो है नाचती रहती है। वो बबल बढ़ता जा रहा है, फिर से बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन जब तक बर्स्ट नहीं हो रहा तब तक खुदा कसम ऐश हो जाती है, और उस ऐश के लिए हम मरे जा रहे हैं। 4 साल में बर्स्ट होगा ना, 4 साल तो ऐश कर लें, 4 साल के बाद बैंकरप्ट हो जाएंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां बैंकरप्ट हो जाती हैं, बड़े बड़े इंडिविजुअल्स बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हैं, हम भी बैंकरप्ट। 4 साल तो ऐश कर लें। ये पूरा खेल चल रहा है और उसको ग्लैमराइज किया जा रहा है, आम बंदे को अट्रैक्ट करा जा रहा है कि तुम भी आओ, यू ऑल्सो ज्वाइन दिस द गेम ऑफ बिग मनी। वो कुछ भी नहीं है, उसको इन्वेस्टमेंट की भाषा में कहते हैं द पिग्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर स्लॉटर। जो आम इन्वेस्टर होता है उसको यही, पिग्स आर बीइंग रेडीड फॉर स्लॉटर। आओ क्रिप्टो में लगाओ, क्रिप्टो में लगाओ। शिवा, क्रिप्टो का कैसा अनुभव रहा तुम्हारा? ये हमारा भाई करोड़ों में बात कर रहा था, उससे नीचे बात ही नहीं करता। देखो, ट्रेंड्स कैन नॉट चैलेंज द फंडामेंटल्स। ये बात बिल्कुल ध्यान रखो अच्छे से, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बेसिक है ये। ट्रेंड्स कैन नॉट चैलेंज द फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स पर ध्यान दिया करो, प्रोफेशन में भी और जीवन में भी। ट्रेंड्स कम एंड गो, फंडामेंटल्स डोंट चेंज। और इस पूरे फाइनेंशियल इनसेनिटी के पीछे इंसेन फिलॉसफी है। वो इंसेन फिलॉसफी जो बस किसी भी कीमत पे थोड़ा सा सुख पा लेना चाहती है, और वो अपने आप को आजकल इस रूप में भी व्यक्त करती है, लिव इन द मोमेंट, डू इट नाउ, इत्यादि इत्यादि। वो जो वहाँ आप फिलॉसफी पढ़ते हो ना टीवी की स्क्रीन पर और सिनेमा हॉल्स में देखते हो, पॉपुलर कल्चर में जो फिलॉसफी छाई है, वही फिलॉसफी फिर अपने आप को अभिव्यक्त करती है रॉन्ग फाइनेंशियल डिसीजन के रूप में भी। जब आपको सिनेमा हॉल की स्क्रीन पे कोई सिखा रहा होता है शो मी योर फिज, तो वास्तव में आपको किसी लग्जरी ब्रांडेड शोरूम में भेज रहा होता है कि वहां जाओ, वहां से फिज खरीदो और मुझे फिज शो करो। और फिज माने फिजी ड्रिंक नहीं, फिज माने जानते हो क्या होता है? फिज का मतलब ही होता है कुछ ऐसा जिसमें कोई दम नहीं है, बस फिज है, गैस, फिज, शो मी योर फिज। मतलब ये चलन ही बना दिया कि मुझे अपनी वो चीज दिखाओ जिसमें कोई दम नहीं है, बस वो लगती बड़ी जबरदस्त है। आप जब एक कोल्ड ड्रिंक को खोलते हो या शेक करते हो तो फिज, उसमें कुछ होता है, वो क्या होता है? वो गैस। वो कह रहे शो मी योर फिज, तुम्हारे पास भी वैसी गैस होनी चाहिए। ये हम सबको गैसियस बनाए दे रहे हैं, फिज होनी चाहिए बस। जरा भी एक थोड़ा सा भी होशमंद समाज होता, हमें थोड़ी भी सेनिटी होती, तो कोई हमको ऐसा विज्ञापन भी कैसे दिखाता, शो मी योर फिज। अरे पागल, और चल रहा है। अब वो फिर एक फाइनेंशियल डिसीजन भी बन जाता है, क्योंकि है तो हम ही ना, हम ही है जो वो मूवी देख रहे हैं, फिर हम ही हैं जो जाके कहीं पे पैसा लगा देंगे या कोई और निर्णय करेंगे जीवन का। इसमें कुछ नहीं होता। जो शातिर लोग हैं
उनकी जेबें भरती जाती हैं, हालांकि जेब भर के भी उन्हें अंततः कुछ मिलना नहीं है, पर वो अपनी जेबें भरते जाते हैं। और जो आम आदमी है वो हर तरीके से लुटता जाता है, आर्थिक रूप से भी और आंतरिक रूप से। हाँ, आर्थिक रूप से उसको ये लगता रहता है कि मैं थोड़ी थोड़ी तरक्की कर रहा हूँ, पर वो ये समझता नहीं कि वो जितनी तरक्की कर रहा है उसकी लाइफस्टाइल कॉस्ट्स उस तरक्की से कहीं ज़्यादा बढ़ा दी गई हैं। तो तरक्की करने के बावजूद वो अपने आप को लगातार डेट में पाता है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि एक व्यक्ति एक समय पे 30,000 ही कमाता था और उस समय उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं था, मज़े में जी रहा था, और वही व्यक्ति अब 1,00,000 2,00,000 कमाता है लेकिन उसके ऊपर कर्ज ही कर्ज चढ़ा हुआ है। दूर से देखोगे तो लगेगा इस व्यक्ति ने आर्थिक तरक्की करी है, पर क्या इसने तरक्की करी है? बोलो। और ये बात हम समझ नहीं पाते हैं क्योंकि हम कभी होलिस्टिक पिक्चर नहीं देखते, हम पूरी चीज़ नहीं देखते। कौन बेहतर है, एक व्यक्ति जो 30,000 कमा रहा है लेकिन उसके ऊपर कोई कर्ज नहीं, कुछ नहीं, बल्कि महीने का 5-10 बचा ही लेता है, ऐसा व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति जो 1.5 लाख 2 लाख कमा रहा है लेकिन उसके सर पे कर्ज ही कर्ज चढ़ा हुआ है? बोलो। पर हम चूंकि कभी भी पूरी तस्वीर नहीं देखते तो हम कहेंगे अरे यार ये तो कुल 30 ही तो कमाता है। पूरी तस्वीर देखो ना, पूरी बात करो। और जब ये बैंकरप्सी डिक्लेयर करते हुए, मान लो बड़े बैंक हैं, सरकारें उनको फेल थोड़ी होने देंगी। आपको क्या लगता है SBI को या HDFC को या ICICI को भारत सरकार फेल होने दे सकती है? तो क्या किया जाएगा? उनको दिख गया है कि उनके NPA बहुत बढ़ गए हैं, तो क्या किया जाएगा? उनकी बुक्स की फिर क्लीनिंग की जाती है। इस क्लीनिंग का क्या मतलब होता है कि उनके जितनी भी ये एसेट्स थे जो वास्तव में लायबिलिटीज थे, जिनसे कुछ आना नहीं है, उनको कौन ले लेता है? और गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आ गया? वो आपका पैसा है वो आपका पैसा है। तो ले दे करके स्लॉटर तो पिग्स ही होते हैं, लेकिन बीच में अरमान पूरे जग जाते हैं कि हमने भी तो हाई लाइफ जी ली ना, हम भी कुछ हैं। अध्यात्म सिर्फ मंजीरा बजाने का नाम नहीं होता। आध्यात्मिक नहीं है अगर आप, तो जीवन में कदम कदम पर लुटेंगे। इंटरनली तो लुटेंगे ही, फाइनेंशियली भी लुटेंगे। प्रणाम आचार्य जी। तो इसी से संबंधित एक सवाल था। मैं भी टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में हूँ, और इन दिनों टेक्नोलॉजी के जो बिलियनर्स हैं वो एक एंटी एजिंग टेक्नोलॉजी में बहुत सारा पैसा लगा रहे हैं। तो कल अब बात हो रही थी मौत, ये देह की मौत तो निश्चित है, तो लेकिन ये लोग मतलब ऐसा करना चाहते हैं कि देह इन्फिनिटली चले बेसिकली, और लैब रिजल्ट्स में तो सफलता मिल रही है उनको। तो यदि ये टेक्नोलॉजी सक्सेसफुल होती है तो ये कैसे बदलेगा, मतलब क्या होगा, इस पर थोड़ा प्रकाश नहीं, पहली बात तो बिल्कुल ऐसे कोई लैब रिजल्ट्स नहीं आए हैं जो एजिंग को पलट दें। बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। इस बारे में बहुत चर्चा चल रही है, और जो लोग 50 पार के हैं उनमें तो बहुत ही ज़्यादा चर्चा चल रही है इसकी। ऐसा कहीं कोई रिजल्ट नहीं आया है कि एजिंग पलट दी जाएगी। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप 35 की उम्र में ही 60 के हो गए थे, आप 35 की उम्र में ही 60 के हो गए थे, फिर उसके बाद आपने शरीर का खान पान का ध्यान रखा, सही दवाइयाँ वगैरह भी ले ली, तो 45 के होते होते आप 50 के हो गए। तो ऐसा लगेगा कि जैसे आपने अपनी उम्र को पीछे धकेल दिया है, क्योंकि 35 की उम्र में आप कितने के हो गए थे और 45 की उम्र में कितने के हैं? 50 के। तो ऐसा लगेगा कि आप 10 साल पीछे आ गए। आप 10 साल पीछे नहीं आ गए हैं, आपने उम्र नहीं ढकेल दी है पीछे, बस आपने अपने कुछ पुराने पाप धो दिए हैं। उससे उम्र कम नहीं हो गई है कि वो नज़र का धोखा है बस। तो बाकी ये कोई नई चीज़ नहीं है। बहुत लंबा जीने की आकांक्षा मनुष्य में हमेशा से रही है, हमेशा से बहुत उपाय भी किए जाते रहे हैं, कुछ हद तक वो उपाय सफल भी हुए हैं। यूरोप के कुछ देश हैं जहां औसत आयु ही 85-90 साल हो रही है, 75 साल भारत में ही हो रही है। आम आदमी इतना तो कभी भी नहीं जीता था। जब भारत आज़ाद हुआ है तो जो आम आदमी था, भारतीयों की औसत आयु क्या थी? 47 में 25-30 साल मर जाते थे जल्दी से।
बहुत हद तक तो उस औसत को गिराने का काम इन्फेंट मोर्टेलिटी ने कर रखा था कि बच्चा पैदा हुआ मर गया तो उस ये सब होता रहेगा। ये आने जाने वाली चीज़ें हैं। जो जन्म लेता है वो मरेगा भी। और अगर आप की सेल्स को इस तरह से बदल दिया गया कि वो मर नहीं सकती, तो फिर इंसान इंसान नहीं रहेगा, इंसान दूसरा हो जाएगा, तो पूरी कहानी ही पलट जाएगी। पूछो क्यों? क्योंकि जो लोग चाह रहे हैं कि वो 400 साल जिए या अनंत समय तक जिए, वो ये चाह रहे हैं कि वो जैसे अभी जी रहे हैं ऐसे ही जीवन चलता रहे। यही तो चाहते हो ना। जब आप कहते हो मैं मरना नहीं चाहता, तो आप वास्तव में ये कह रहे हो कि मेरा ये जो जीवन अभी है ये चलता रहे। लेकिन अगर आप अमर हो गए तो आप अभी जैसे हो वैसे रह ही नहीं जाओगे। तो चलेगा तो, पर वो कुछ और ही चल रहा होगा। आप अभी जो कुछ करते हो ना अपने जीवन में, वो मौत की छाया के तले करते हो। ठीक? तो मौत की छाया के कारण आपका एक तरह का जीवन है, आपके संबंध है, आपके रिश्ते हैं, आपका प्रेम है, आपका घर द्वार है, आपके विचार हैं, आपके कर्म हैं। वो सब इसलिए है क्योंकि मनुष्य को 70-80 में मर जाना होता है। अब मरने से लगता है डर, तो हम कहते हैं जीवन जैसा चल रहा है चलता रहे, बस मौत ना हो। बात यह कि अगर मौत नहीं होगी तो जीवन जैसा है जीवन भी नहीं होगा, वो कुछ और ही हो जाएगा। और वो जो हो जाएगा वो बड़ा भयानक होगा। फिर आप कहोगे काश मौत आ जाए, फिर आप कहोगे काश मौत आ जाए। ठीक है? तो ये सब नासमझी की बातें होती हैं कि एजिंग एंटी एजिंग, पर इंसान को ही करना पड़ता है। पुराने समय में ये राजाओं का फितूर हुआ करता था, आज के बिलियनियर्स का फितूर है कि और सब तो कमा लिया, सब कुछ जीत लिया, लेकिन मौत तो सामने खड़ी है, तो क्या करें। मौत को सामने देख के फिर व्यक्ति पगला जाता है, वो विचित्र हरकतें करने लग जाता है। उदाहरण के लिए बहुत सारे बच्चे पैदा कर देगा, 1 दर्जन बच्चे पैदा कर देगा, कि मैं तो मरने जा रहा हूँ, उसे पता है, और पैसा बहुत है मेरे पास, तो जल्दी से बहुत सारे बच्चे पैदा कर दो, ये जीते रहेंगे, उससे मुझे लगेगा मैं नहीं मरा। या वो कुछ बहुत ही एकदम उटपटांग हरकत करने लगा, इंसेन हो जाएगा, पागल। बहुत सारे बिलियनियर्स के साथ यही हो गया, वो बिल्कुल ही विक्षिप्त हो गए। और ये पृथ्वी के लिए बहुत खतरनाक बात है कि दुनिया के जो सबसे अमीर लोग हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा धन शक्ति है, वो बिल्कुल विक्षिप्त हो चुके हैं, एकदम उटपटांग बातें कर रहे हैं और न जाने क्या निर्णय कर रहे हैं, अपने पैसे का किस दिशा में इस्तेमाल कर रहे हैं। पृथ्वी को बर्बाद करके बता रहे हैं कि दूसरे ग्रहों पे जाना है, जल्दी पृथ्वी को और बर्बाद करो ताकि जल्दी से दूसरे ग्रह पे जाए। तो ये सब इसमें कुछ नहीं रखा, ये बाल बुद्धि है। या तो कह दो पागल है, या कह दो बच्चा है। धन्यवाद आशीष।